नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। अब पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। जिन व्यक्तियों के पास निर्माण के साधन जैसे कारखाने, मिल, उद्योग आदि होते हैं, वो इनसे उत्पादित माल को बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं। पूंजीवाद व्यक्तियों को अपने लाभ और आय का प्रबंधन करने का अवसर प्रदान करता है। अब कोरोना काल के बाद प्रश्न यही है कि कैपिटलिज्म धुलेगा या फिर घुलेगा। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से पारस जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा की ओर से सावन पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सबसे पहले के न्यूज में। सावन जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहोगे कैपिटलिज्म के बारे में? मैडम, जहाँ तक कैपिटलिज्म का आपका जो प्रश्न है, तो कैपिटलिज्म जो उत्पादक होता है, जैसे कि आपने बोला कि ये जैसे बड़े मिल वाले या फैक्ट्रीज जो ओनर्स, तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म के बिना सिस्टम चलेगी। जो भी कैपिटलिज्म, जो भी इन्वेस्टर्स या जो भी प्रोडक्शन हाउसेस जो भी है, वो देश के कायदे और कानून के दायरे में रहकर यहाँ पे अपना उत्पादन करते हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं, और वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक भाग भी उनका रहता है, क्योंकि अगर वो बिजनेस नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। तो सिर्फ कैपिटलिज्म उसको सोल अपने एक वर्ड में यूज नहीं कर सकते। तो कैपिटलिज्म के दोनों साइड है। जी जी, पारस जी, आपकी ओर आना चाहूंगी मैं। प्रश्न मेरा वही रहेगा, कैपिटलिज्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, जो कैपिटलिज्म है, जो ये पूंजीवाद की जो आप बात कर रहे हो, वो जी पूंजीवाद जो है वो उसका एक लेवल हो तभी तक वो सही है, वरना ये साम्राज्यवाद की तरफ जाता है। पूंजीवाद में हमने दूसरे देशों में देखा है कि यहाँ पे वो दो वर्गों में बंट जाता है। उसमें धनिक अधिक से अधिक धनिक होता है और जी गरीब अधिक से अधिक गरीब हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूंजीवाद में जिसके पास पैसा होता है वो अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, कारखाने लगाता है, चीजें उत्पादन करता है। उसके अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। और पूंजीवादी जो है वो टोटली अपने लाभ के लिए और अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करता है। वो सेवा के लिए या मानवता के लिए या गरीब लोगों को या मध्यम वर्ग लोगों को सस्ते जी में प्रोडक्ट देने के लिए वो धंधा नहीं करता है। जी तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उसको जो भी जो चीज है वो जो मिलनी चाहिए, जो रुपए में मिलनी चाहिए, जो दाम में मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं सकती है। क्योंकि पूंजीवादी जो होता है वो प्रॉफिट का सोचता है, उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हाई होता है। जैसे हमने अभी देखा, एक उदाहरण अपने देखे, एयरपोर्ट का जो खानगीकरण हुआ या फिर रेलवे का जो खानगीकरण हुआ, वो एक पूंजीवादी है। तो जो वहां पे जो रेलवे की टिकट, रेलवे में जो ट्रेन की टिकट थी, फॉर एग्जाम्पल वो 200 या 300 रुपए में मिल रही थी या 500 रुपए में मिल रही थी। जैसे ही उसका निजीकरण हुआ, जैसे ही पूंजीवादियों ने उसको हाथ में लिया, उसकी टिकट के दाम बढ़ के सीधे 800 से 1000 जी से 1200 रुपए हो गए। तो इसका सीधा जो फर्क पड़ता है वो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर पड़ता है। और दूसरा क्या है कि पूंजीवादी जो होता है उसको उसके यहाँ पे कारखाने में अगर काम हो तो ही वो मजदूरों को बुलाता है, वरना उनको छुट्टी दे देता है, उनको कोई भी तरह का छुट्टी का वेतन नहीं देता है। जी हमारे भारत के अंदर ये स्थिति है कि गवर्नमेंट है वो कम से कम एश्योरिटी देती है कि भाई चलो आपको 80 से 100 दिन की रोजगार मिलेगा, आपको अगर काम नहीं किया जी हो तो भी। जी पूंजीवादी में ये सिस्टम नहीं होती है, आपने काम किया तो पैसे लो, काम नहीं किया है तो आप पैसे नहीं लो। तो भारत जैसे देश के अंदर पूंजीवादियों के हाथ में अगर देश चला जाएगा तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ 5, 10 या 50 जो पूंजीवादियों के हाथों में चला जाएगा।
सरकार के कायदे कानून के मुजब 100% वो अपनी तरफ से काम करेंगे, लेकिन हर बार सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती, जी क्योंकि पूंजीवाद का नियम है। उन्होंने खुद ने पैसा लगाया है, पूंजीवादियों ने, तो वो खुद अपने दाम तय करेंगे, खुद अपनी जी सिस्टम जी तय करेंगे। तो इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पूंजीवाद में अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर बनेगा और गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब बनेगा। जी आपकी ओर आना चाहूंगी सावंत जी, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं पूंजीवाद की यानी कि कैपिटलिज्म की, हम जब बात कर रहे हैं तब कुछ प्रोन्स तो है तो कुछ कॉन्स भी है। अगर उस पर गौर करें और जिस हिसाब से निजीकरण बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये खतरा है। देखिए, पूंजीवाद की जो बात हो रही है वो उसको बढ़ावा की बात हो रही है। हमारे देश का पॉपुलेशन, हम सेकंड, आज वर्ल्ड में सेकंड उस पे है, स्थान पे है। तो जिस तरह से हमारा वहाँ पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें रोजगार भी चाहिए। तो रोजगार के साथ अगर इंडस्ट्रीज अगर नहीं लगती है तो रोजगार, इतने इतनी पॉपुलेशन को आप एक साथ रोजगार कहाँ से दोगे? तो ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद को उसके मंसूबे से काम करने, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूंजीवाद के लिए अगर रोजगार भी चाहिए, सिस्टम को, अर्थतंत्र को चलाना भी है और सिस्टम को भी अच्छी तरह से चलाना है, तो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज है उसको काम करने देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कायदे और कानून और जो नियम है और उसका वो जी मिसयूज ना करे कहीं भी, उसका भी साथ में ध्यान रखना जी पड़ेगा। जी यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो तीन मेन प्रकार हम इसके गिन सकते हैं, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी आपका मानना है कि मिश्रित होनी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। भारत की मिक्स इकोनॉमी कही जाती है। क्योंकि अगर अगर इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? जी हमें अच्छी चीज भी चाहिए, हमें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, नई इनोवेटिव चीज चाहिए। तो अगर हमारे देश में कुछ भी अच्छा नया अगर चाहिए तो वो इंडस्ट्री से आएगा, वो कंपनी से आएगा। लेकिन वो उसकी एक लिमिट भी तय होनी चाहिए कि उसके जी नियम और कायदे कानून के जी हिसाब से होना चाहिए। जी ये वो किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता। जी टॉप लाइन उसकी क्लियर होनी चाहिए। जी, नियम के हिसाब से ही होना चाहिए। जी पारस जी, आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर इन्होंने बात की कि अगर रोजगारी की बात है तो कहीं ना कहीं कोई भी इंडस्ट्री आती है तो बढ़ावा मिलता है रोजगारी का। आपका क्या ख्याल है? इन्होंने तो उसका प्लस पॉइंट बताया, माइनस पॉइंट क्या है पूंजीवादी की अगर हम बात करें इकोनॉमी की? मैडम, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक अपनों ने देखा कि हमारे यहाँ पे जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद में बैंकों को जब ये प्राइवेटीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, तो आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी जो है, जो 1,000 रुपये के अंदर राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपना जो खाता खुलवा रहा था, वही निजी जो बैंकें हैं वहां पे उनका कम से कम खाता खुलवाने की जो रकम है 10,000 से लेके 25,000 रुपये तक के है। उनके चार्जेस भी हाई है। तो ये देखो कि आप राष्ट्रीयकरण, अगर सरकार ने कुछ चीजें जो है, जो लोगों के भले के लिए है, जैसे कि बैंक है, रेलवेज है, ऐसे कुछ कोई ऐसे जाहिर साहस है जो लोगों के हित में है, वो अपने पास रखने चाहिए। लेकिन अभी जो है वो राष्ट्रीयकरण जो बैंक का हुआ था उसको निजीकरण कर दिया। रेलवे का जो निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट के निजीकरण हो गए। अभी जो तेल की जो कंपनियां है वो भी अपने हिसाब से प्रॉफिट लेके ही काम कर रही है। और दूसरा, अपनों ने आज देखा, आज का ही न्यूज है कि आरटीओ का भी निजीकरण हो रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट के जो है प्राइवेट जो लाइसेंस देने की जो चीजें है, वो भी सब प्रक्रिया जो है वो भी अभी निजीकरण की तरफ जा रही है। तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है कि लोगों के जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो लोगों के जो पैसे है, जो सरकार के पास जाते थे वो अब प्राइवेट कंपनियों जी के पास जाने लगे। और ये प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट के बगैर काम नहीं करती है। और हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि प्राइवेट कंपनियां कुछ पैसों के लिए लोगों के डेटा जो है वो मार्केटिंग कंपनियों को बेच रही है। तो ये भी सरकार को एक ध्यान रखना होगा। पूंजीवाद के अंदर हमने देखा कि आज बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत के अंदर आई है, लेकिन जी उसके साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आई है। आप आज अगर आज बड़ी बड़ी कंपनियों की बात देखें
तो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां हैं, जैसे अभी हमारे मित्र ने बताया कि वहां पे रोजगार का बढ़ावा मिलेगा, जरूर बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन अभी ऐसी सिस्टम हो गई है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी के अंदर सिर्फ आप 5 या 10 लोगों के जो वेतन के अंदर पूरी एक फैक्ट्री चला सकते हो। अभी एक टोटली मशीनरी के ऊपर ये कंपनी, जी अंतरराष्ट्रीय जी कंपनियां काम कर रही है, जो भारत के अंदर ये सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे मानव श्रम ज्यादा है। और यहाँ पे अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह से काम करेगी तो मानव श्रम जो है वो बेकार ही रहेगा, और उनको जो भी ये वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए जी कि कम से कम जो भी पूंजीवादी कंपनी है उनको कुछ ना कुछ मानव श्रम का जो है वो यूटिलाइजेशन करना ही पड़े। जी सावंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। इसके अगर एक और कॉन्स की बात करें तो वो होता है एकाधिकार, यानी कहीं ना कहीं उससे मोनोपोली की सिचुएशन भी आ जाती है। देखिए, कोई भी अगर कंपनी है या कोई फर्म है, जो भी बड़ा इंडस्ट्री हाउस है, जो भी है, तो हमारे देश में ये जो भी होता है वो गवर्न होता है कायदे के हिसाब से, उसके कानून के हिसाब से, और उसकी पॉलिसियाँ भी होती है। गवर्नमेंट उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी फ्रेम करती है पहले। दूसरी बात, जहाँ तक बात है प्राइवेटाइजेशन बैंकों की, मेरे मित्र ने बात की कि बैंक प्राइवेट, तो प्राइवेटाइजेशन बैंकों का हो, उसमें उसमें भी प्राइवेटाइजेशन में भी हमारे यहाँ आप देखिए, किसी भी प्राइवेट बैंक में जाके देखिए, तो प्राइवेट बैंक के अंदर जो जो कर्मचारी होते हैं वो हमारे ही होते हैं, वो वही वहां पे काम करते हैं, तो वो एक सीधा रोजगार वहां से मिलता है। दूसरा, वहां से जो फैसिलिटीज वहां पे हमें मिलती है, तो वो फैसिलिटीज भी प्राइवेट बैंक को, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक से कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती और गवर्नमेंट बैंक से सिर्फ फैसिलिटी मिलती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक विकल्प अवेलेबल है। हम प्राइवेट जी में, अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट, ये कोई कंपल्सन नहीं है किसी के ऊपर जाने ना जाने का। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी वहां अपना अपनी तरह से काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर अपनी तरह से जी, काम कर रहा पर है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जिस से तरीके से बढ़ रहा है, प्राइवेट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जितनी भी मतलब कंपनियां हैं वो धीरे धीरे मतलब कम होती दिख रही है, जो इकाई है, अगर सरकारी संस्था की हम बात करें। नहीं मैडम, देखिए, जहाँ पे जिस तरीके इतने से बड़े देश, प्राइवेटाइजेशन इतने, अब जा रहा है उस तरीके से गवर्नमेंट, यानी ये जो हमारा जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं वो धीरे धीरे मैं डाउन आ रहा है। मैं बोला, इतने बड़े देश में हमें अगर फैसिलिटीज देनी है, इतने गांव गांव में अगर हमें व्यवस्था पहुंचानी है, गांव गांव में अगर हमें रोजगार भी पहुंचाना है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे, जहां जहां भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, जहां जहां प्राइवेट कंपनीज, फर्म्स, बैंक्स, जो भी यानी कानून कहीं ना के कहीं हम हिसाब से, डिपेंडेंट है अभी भी प्राइवेट उसके ऊपर। डिपेंडेंट का तो सवाल ही नहीं है ना मैडम। सरकार को जहां काम करना चाहिए वहां सरकार काम करती है और करती रहेगी। डिपेंडेंट का सवाल नहीं, ये सवाल रोजगार का भी है, ये सवाल सिस्टम का भी है। जी, अगर पर देश, कई जगह आप पे इतने देखा इतने जाता सारे है देश, अभी आप भी कि इतने सारे देशवासियों को, मिनिमम इतने वेजेस सारे एक्ट या मिनिमम दूसरी भी वेजेस कई एक्ट नियम है जो फॉलो नहीं मिनिमम होते, जो सरकार ने बनाए हैं, और फिर गवर्नमेंट या सरकार कई बार तो ये भी बोल देती है कि वो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन, मिनिमम यानी सरकार कंपनी के की, हाथ खड़ा कर आप देती है। बात, मिनिमम मिनिमम वेजेस है जी या जी लेबरर्स का जो भी इश्यू है, उसके लिए कोर्ट्स अवेलेबल है। कोर्ट्स जी कोर्ट्स कोई किसी को भी कहीं कहीं भी अन्याय होता है तो कोर्ट्स अवेलेबल है, वहां कोर्ट में अपने जा सकते हैं। जी दूसरी बात, जी, यानी जो प्राइवेटाइज 6,000 रुपए तनख्वाह कमाता है वो कोर्ट के चक्कर काटेगा। कोर्ट के चक्कर काटने की बात नहीं, वहां न्याय की बात होती है मैडम, कोर्ट के चक्कर जी, नहीं मैंने काटने की कहा बात होती मना है। किया न्याय नहीं होता है, पर मैंने हाँ, आपको तो किसी के साथ अन्याय होता है तो सिंपल किसी के एग्जांपल साथ दिया है, मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं सिंपल है। एग्जांपल दिया है, ठीक है। नहीं 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 मैं नहीं, आपसे आपका यहाँ पर तो आपका स्पष्ट तौर पर वर्डिंग, बोल रही हूँ कि आपने जिस तरीके से बोला निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, मैं ऐसे भी बात कर रही हूँ कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो सरकार के होल्ड वाली इकाई या संस्था है वो कम होती जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ मैडम कि सरकार का जहाँ होल्ड होना चाहिए वहां सरकार का होल्ड है। मेरे मित्र ने भी बोला रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, ये बात पहले भी तय हो चुकी है और बोली भी जा चुकी है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रहे थे तो वो एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह वहां पे जी सुना था। दूसरी बात, अगर आप मुझे बोलिए कि हर एक चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करने जाएगी तो किस तरह से होगा। हम अब आपके स्टूडियो में आप जहाँ पे बैठिए वहां से आप सिर्फ ऐसे घूम के नजारा देखिए तो कितनी प्राइवेट कंपनीज है। आपका जो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां भी प्राइवेट चीजें होगी, कहीं कितने प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको कितनी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी आपको अवेलेबल है। तो लेकिन वो सर्विस भी मैंने स्पष्ट कहा कि कायदे कानून और नियम के हिसाब से होनी चाहिए।
फिर भी जहां पे कहीं पे भी उनको अन्याय या ऐसा कुछ होता है तो उनका जी रेगुलेटरीज जी होनी पर चाहिए, नहीं उनको नहीं उनका यही चीज बोर्ड थी होना। पहले फसल बीमा सरकार अपने हाथ में खुद कंपनियों को देती थी और फिर ये हुआ कि जब निजी कंपनी के हाथ में गया तो सरकार ने बोला हम क्या करें, इनके रूल्स और रेगुलेशन अलग है, तब भी तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये भी एक एग्जाम्पल ही है। मैडम कोई भी सरकार कभी भी हाथ खड़े करने की बात नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, जो भी सिस्टम को वहां पे रखा गया है वो सिस्टम भी गवर्नमेंट को आंसरेबल है ही। गवर्नमेंट उसके उससे भी आंसर लेगी। मैंने स्पष्ट बोला कि कहीं पे किसी को भी ऐसा अन्याय हुआ है या कोई सिस्टम में कहीं ब्रेक हो रहा है या कहीं पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सरकार से भी बातचीत कर सकते हैं। और उनको ऐसा व्यक्तिगत के कहीं पे भी नुकसान हो रहा है कि ऐसा कुछ लगे हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन बंद कर देने से कुछ हो नहीं सकता सिस्टम में। जी पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना प्राइवेटाइजेशन बंद ना करो पर सामने सरकारी संस्था या इकाइयां तो बंद नहीं होनी चाहिए ना, मुद्दा यही है। तो कहाँ मुद्दा, मैं वही बोल रहा हूँ, सरकारी चीजें संस्था तो कहाँ बंद सरकार के होंगी? हाथ में होनी ही चाहिए, हर चीज थोड़ी ना बेच सरकार देंगे। सरकार के साथ में ये सरकार देश को तो कुछ बिकने नहीं बेचती है। देंगे ना। कोई जी कुछ बेचने वाला नहीं है, कोई देश बिकने वाला नहीं है और कोई सिस्टम भी कुछ बिकने वाला नहीं है। सरकार जी अपना काम अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रही है और अपना काम भी कर रही है। जी जी आपकी और फिर लौटूंगी पारस जी, यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहूंगी। यहाँ पर जब बात हो रही है, आपका क्या मानना है कि जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन निजीकरण बढ़ रहा है, यानी कि हम पूंजीवाद को गिन ले जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था हम जिसे बोलते हैं जिसमें सरकार का होल्ड होता है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ये जबकि बैलेंस होना चाहिए। अगर हम भारत देश की बात करें, विकासशील देश की, तो बेस्ट यही होता है कि मिक्स इकोनॉमी हो, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी। जी पक्का मैडम, अभी पूरा देश बोल रहा है कि अभी की सरकार ने पूरे देश को अदानी और अंबानी के हाथों बेच दिया है। आप देख सकते हो कि पूंजीवादियों के जो पैरों में सरकार अभी गिर गई है। आपने अभी रिसेंटली अपने जो उदाहरण मैं देता हूं, तो आपने देखा होगा कि कोरोना वैक्सीन के अंदर प्राइवेट में ये जो अपोलो हॉस्पिटल है, एक बाजू सरकार फ्री वैक्सीन देने की बात कर रही थी, बराबर उसके बाद में सीधा अपोलो हॉस्पिटल के साथ में मिलकर गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए के अंदर रसीद देने का चालू किया। उसके बाद उसने अपने जो दूसरी जो हॉस्पिटलों के साथ में प्राइवेटीकरण करके जिसके पास पैसे हो वो वैक्सीन ले आए रुपए लेके, और जिसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो लाइन में खड़ा रहे, स्लॉट बुक कराए और वैक्सीन फ्री में ले। तो ये एक पूंजीवादी का एक उत्तम नमूना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लाइन में खड़े नहीं रहोगे, आप वहां से सीधे स्लॉट बुक कराए बगैर वैक्सीन लोगे, वरना लाइन में खड़े रहोगे 20-20, 25-25 दिन तक अपने जो मोबाइल के अंदर स्लॉट ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाओगे कोरोना के अंदर तो एक दिन का 25,000 रुपए का बेड का चार्ज होगा, वेंटिलेटर का चार्ज अलग होगा, डॉक्टर का चार्ज अलग होगा। और आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो बाहर 50-50 एम्बुलेंस की लाइनें खड़ी होगी। तो ये भी एक पूंजीवादी का उत्तम नमूना हमने कोरोना महामारी के अंदर देखा। यही इसके लिए मैं चेतावनी देता हूं कि अगर पूंजीवादियों के हाथ में सरकार चली गई तो जिसके पास पैसे है उसको फैसिलिटी मिलेगी, जिसके पास पैसे नहीं है उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये उसका हमने कोरोना महामारी के अंदर अपनों ने देखा हुआ है। तो पूंजीवादी का एक सिस्टम पूरा है कि वो लोग अपने बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए ही धंधा करते हैं। हमने एक हॉस्पिटल में वहां पे जो एमडी थे उनको पूछा था आप इतना हाई चार्ज क्यों ले रहे हो? उन्होंने बोला था सर हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर हमको कोरोना में हमको अगर काम हम लोग को बेनिफिट लेना है, कमाना है, तो उस तरह से हमको चार्ज रखना ही पड़ेगा। अगर चार्ज नहीं आपको एफोर्ड कर रहे हो तो आप सरकारी के अंदर जाओ। तो ये पूंजीवादी का उत्तम नमूना है। अगर पूंजीवादी इसी तरह से, क्योंकि वो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल खोलेंगे, जैसे अहमदाबाद के अंदर कई आप अपने देखे कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, दवा की इंडस्ट्रीज के जो मालिक है उन्होंने खोल दिए। वहां पे अगर आपको बुखार भी आए ना तो आप दिखाने जाओ ना तो 15 से 17,000 रुपए के तो टेस्टिंग करा के आपको बुखार का वो निदान करेगी। तो ये जो है ना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही खराब चीज है पूंजीवाद। और अभी सरकार जो है
वो मैंने जैसे बोला कि अदानी और अंबानी के हाथों बिक गई है। ये 2 4 5 उद्योगपतियों है, उनको सरकार इतनी फैसिलिटीज दे रही है, उनके कर्जे माफ कर रही है, और एक बाजू जो फार्मर्स है, खेडूत है, उनको कुछ पाक में नुकसान हुआ या फिर वो टाइम पे अगर अपना जो कर्जा है भर नहीं सके तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाते, उसके ऊपर इतना प्रेशर देते हैं कि उनको आत्महत्या करनी पड़े। और जो पूंजीवादी जो जो लोग हैं वो कर्जा लेते हैं तो उनका कर्जा माफ किया जाता है, वो लोग बाहर देश के बाहर भाग जाते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेने का एक नाटक होता है। बराबर है, 5 साल 10 साल 15 साल चले जाते हैं और लोगों को ये मैटर भुलवा देते हैं। तो पूंजीवाद इतना सरकार हर बार हाथ खड़ा कर देती है कि हम लोग इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ लोगों को हम इतनी सुविधा अपने अकेले नहीं दे सकते। तो 70 साल से जो दूसरी सरकारें थी वो पूरे लोगों को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सहूलत थी वो दे ही रही थी, अस्पताल की फैसिलिटीज दे रही थी, एयरपोर्ट की, रेलवे की, दूसरे जो तेल कंपनियां उसकी, गैस की, सबकी फैसिलिटीज 70 साल से दूसरी सरकारें दे रही थी। तो अभी तो ये सरकार को ऐसा क्या हो गया कि उसको 70 साल अचानक में से हमने देखा है कि निजीकरण करना रेलवे पड़ा। 70 तो साल के अंदर हमने देखा था 70 साल रेलवे के का अंदर कितना खस्ता हाल सब था। 70 अस्पताल, साल के अंदर हमने देखा था, 70 साल के अंदर हमने ये भी देखा था कि हमारे 70 यहाँ रोड साल और के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आज कितनी एशिया थी। की सबसे 70 बड़ी साल के अंदर अस्पताल हमने जो ये भी है देखा था हमारी हेल्थ अहमदाबाद सेक्टर के और अंदर, मेडिकल फैसिलिटीज वो कैसी थी। वो वहां पे मेरे मित्र पुराने जो इतना बता दे कांग्रेस कि ने उन्होंने बनाई कभी थी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज ली है कि नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे के मित्र वो भी अंदर, बता दे कि आज उन्होंने आज कभी जो प्राइवेट, दिल्ली के अगर अंदर आप जो आप एम्स आप है, आप ये वो चीज कोई एम्स दूसरी भी जो है दूसरे दूसरे पहलू से देखे वो भी कि कांग्रेस ने बनाई थी। वहां पे कोरोना के इस महामारी के टाइम पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे लोगों बंद ने कर दी गई होती और प्राइवेट हॉस्पिटल ना होती अपने तो को वो जो पेशेंट्स भी कहाँ जाते। जो तो मेरे कॉर्पोरेट मित्र ऐसे ऑफिस ना के बताए कि सब यानी कुछ हाथों में नहीं, बिक 2 गए मिनट, हैं। कहाँ जाते पेशेंट? यानी आपका कहने का मतलब यह है कि सरकार फिर कुछ नहीं कर सकती, सरकार पे मतलब कुछ अभी नहीं भी कर सकती। डिपेंडेंट वो है, यानी सरकारी आप मेरी व्यवस्था नहीं थी। अगर आप मेरी प्राइवेट बात में समझिए। होते आप तो पहले सरकारी पहले पूरी व्यवस्था तरह नहीं से थी। पहले आप पूरी बोल रहे तरह हो, से मैं सुनिए नहीं और बोली, समझिए। आपने बोला कि प्राइवेट सरकार के पास हॉस्पिटल्स में भी व्यवस्था नहीं गवर्नमेंट है। का आप कोटा बोल था। रहे हो कि प्राइवेट सरकार के पास उतनी प्राइवेट व्यवस्था नहीं हॉस्पिटल्स के है, अंदर भी उन्हें कहीं ना प्राइवेट कहीं हॉस्पिटल्स प्राइवेट के की अंदर भी जरूरत है। गवर्नमेंट का कोटा था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट क्या का कोटा बात था। कर रहे प्राइवेट हो आप? हॉस्पिटल आपने शब्द फिर से म्युनिसिपल रिपीट कॉर्पोरेशन का करो। कोटा था। मैडम आप देख लीजिएगा। प्राइवेट के और अंदर नहीं, प्राइवेट अभी प्राइवेट आप बोले कि हॉस्पिटल्स के प्राइवेट अंदर भी हॉस्पिटल नहीं गवर्नमेंट होती वहां तो पे क्या होता? फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी। आप पहले देख लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोटा था कि नहीं था। का 4,000 रुपए था, आपको उसका चार्जेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोटा था कि नहीं था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, आप ये स्वीकार सबको करिए। बदलिए, आप खुद बोल रहे हो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होती तो क्या होता, मतलब कि सरकार अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये फैसिलिटी के आप व्यू बोल पॉइंट से रहे बोल हो, रहा आपके हूँ शब्द क्या बोल रहे होता। हैं, मैं नहीं बोल मैं रही। ये बोल रहा हूँ, मैं फैसिलिटी के व्यू पॉइंट से बोल रहा हूँ। आप देखिए अरे इतनी फैसिलिटी सारी की क्या बात हॉस्पिटल्स कर है रहे तो हो आप? इतनी फैसिलिटी की सारी क्या बात कर रहे हॉस्पिटल्स हो है आप? तो जनता को वहां पे जाने का मौका मिला, परिस्थिति उनकी देखो। ट्रीटमेंट हुई है। सरकार ने अपना एजुकेशन दायित्व से निभाया है। लेकर हर मुद्दे पर देख लो। सरकार ने सरकारी अपना दायित्व सारी अपना निभाया। संस्थाएं, सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी सारी अगर फैसिलिटीज सरकारी अवेलेबल बात थी, करो वहां तो पे सब प्राइवेट कुछ स्कूलों की को गई देखो थी मैडम। कि सरकारी आप स्कूल ऐसा क्यों बोल नहीं? रहे हैं कि सब कुछ बंद कर दे ऐसे। आप इनका मैडम आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी स्टेट हो सब कुछ बंद कर दे। यहाँ पर बात आपको ऐसी हो फुर्सत रही है नहीं कि है, सरकार की लेकिन जो संस्था अदानी या अंबानी इकाई ये है कम से कौन कम कर वो तो एक लेवल पे चलनी चाहिए। आगे प्राइवेटाइजेशन को सरकार आप की बढ़ावा दे रहे हो पूरी या क्या सरकार कर रहे हो, की दैट पूरी डजंट मैटर, पर मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहिए, नहीं कि पूंजीवादी मुद्दा तो ये चल रहा है पूंजीवादी यहाँ कहाँ पर। है? कहाँ यहाँ पर आप पूंजीवादी? इसको सरकार बंद नहीं करेंगे, आप सारी फैक्ट्री बंद कर डालो, आप सारी फैक्ट्री को भगा दो। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं बोल रहा। यहाँ पर बात हो रही है पूंजीवादी का जो बढ़ता प्रमाण है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो घटता प्रमाण है उसकी बात हो रही है। मेरे मित्र जो बोल रहे हैं उनका कहने का भाव तो खड़ा यही है कि करना सब कुछ चाहते बंद कर हैं, दो। अंग्रेजों का शासन खड़ा करना चाहते हैं ये देश के अंदर, ताकि जो भी है गरीब और मध्यम वर्ग है वो घुट घुट के जिए, सांस लेने के लिए भी उनको सरकार से पूछना पड़े। ऐसा अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल करके ये लोग शासन कर रहे हैं। पूंजीवादियों के हाथ में सरकार चली गई है। आज 100 रुपए पेट्रोल होगा, एक आम आदमी है 100 रुपए का पेट्रोल पुराएगा। आप तेल के जो भाव देखिए, जो पहले 1500 रुपए का तेल का डब्बा था 3000 रुपए में मिल रहा है। गैस का जो सिलेंडर का भाव है वो 850 रुपए हो गया है। पूंजीवादियों के हिसाब से हो गए, उनको आप प्रॉफिट कराते हो, तेलीय राज्यों को प्रॉफिट कराते हो, उसमें से जो सत्ताधारी पक्ष है वो कमीशन खाता है। इसके हिसाब से ये देश जो है वो अभी अंग्रेजों के शासन को भी अच्छा कहला रहा है। इसके हिसाब से गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब बन रहा है और पूंजीवादी और अमीर बन रहा है, और नेता जो है जो सत्ता पक्ष के वो और ज्यादा अमीर बन रहे हैं।
जी मैडम, सावंत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। मैं- महंगाई का हाँ, जब मैं- मुद्दा मैं- उठा मैं है, थोड़ा- क्या मैं कहना थोड़ा- चाहोगे? महंगाई की क्या वजह? पूंजीवाद है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वहां पर पूंजीवाद जो और फैक्ट्री का मालिक होता है वो तय करता है कीमत, ना कि सरकार। कहीं ना कहीं क्या महंगाई का यही कारण है? देखिए मैडम, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी होता है तो उसका सर्विसेज या प्रोडक्शन जो भी होता है उसका रेट वो प्राइवेट वो बोलता है कि भाई मेरा एक्स प्राइस है। तो वो जी एक्स प्राइस वो नहीं हो सकता कि जो उसके मन में आए। वो एक्स प्राइस वो होता है वो जो रिजनेबल होता है। जो एक्स प्राइस वो होता है वो जनता तक जा सके। जो एक्स प्राइस वो होता है तो जनता जी, उसको अफोर्ड कर यानी सके। अभी एक्स जो प्राइस वो खाने होता के है। तेल की कीमत है आपको लगती है कि वो ठीक है? मैडम फिर से repeat 3,000 रुपए का सिंगतेल का डब्बा है वो ठीक है। जी 850 रुपए का सिलेंडर गैस का है वो ठीक है। 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है वो ठीक है। सरसों का तेल जो था 80 रुपए मिल रहा था वो 180 रुपए का हो गया वो ठीक है। मेरे मित्र वो भी देख ले कि पास में ही राजस्थान में पेट्रोल कितना प्राइस है। मेरे मित्र वो भी देख ले कि पास में राजस्थान है तो अरे उसमें भी गैस जब के भी सिलेंडर आप का क्या सरकार भाव है। आपकी मेरे मित्र सरकार वो है, मेरे मित्र वो सरकार भी आपकी देख ले कि सरकार है, आप महाराष्ट्र अपनी में बात प्राइस करो है ना। तो वहां भी क्या भाव है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं सरकार नहीं, ये सब आप बढ़ा के रख आप दिया। खाने के तेल की बात कीजिए ना। आप खाने के तेल के का जो डब्बा है अभी कितने में आता खाने है, के आप तेल की उसकी बात बात कीजिए, कीजिए। गैस के सिलेंडर की बात कीजिए, रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट की बात कीजिए। 3 रुपए की मिल रही थी अभी वो 50 रुपए में मिल रही है, उसकी बात हेलो कीजिए आप। हेलो एम आई ऑडिबल? जी 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 सावंत जी। हाँ थोड़ा बीच में पता हाँ नहीं हाँ चला। जी जी सावंत जी। हेलो हेलो हाँ जी सावंत जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर बात हो रही है तेल की प्राइस की, यानी कहीं ना कहीं हाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वो ड्रॉबैक भी है कि कहीं ना कहीं जब कीमत ओनर तय करता है, जो भी प्रोडक्शन वो बनाता है, यानी कहीं ना कहीं उसकी वजह से महंगाई भी आ जाती है। मैडम मैं फिर से कहता हूँ कि जहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी या प्रोडक्शन है या सर्विस सेक्टर है उसके अंदर वो जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ तो कि वो एक एक उसको भी अगर आप समझ लो मेरे मित्र ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं एक 10 रुपए की जिसके 100 रुपए डाल देता हूँ तो वो 100 रुपए में कोई नहीं लेगा, सबको पता है। तो उसका भाव वो रहता है कि जी वो जी पब्लिक में जा जी जी, सके। उसका भाव वो लग्जूरियस रहता है प्रोडक्ट है। पब्लिक। नहीं नहीं, आपकी बात मैं समझ गई। लग्जूरियस कोई प्रोडक्ट है जो हमारी नीड नहीं है, अगर वो ज्यादा मैडम प्राइस में मिल मार्केट रही है प्राइस तो हम भी नहीं खरीदेंगे। पर सरकार खाने का तेल सरकार हम नहीं मार्केट खरीदे, हम बंद सरकार कर दे खाने मार्केट का तेल। हम सरकार खाने का मार्केट तेल प्राइस बंद भी। कर दे, किसानों को मैम फायदा हो नहीं रहा है आप उसका, सुन यानी लीजिए, ले कौन जा रहा है आप सुन पैसे तेल लीजिए, के? मार्केट प्राइस का भी एक मैकेनिज्म होता है तो सरकार मार्केट प्राइस भी कंट्रोल करती है। तो जो अच्छा, आप खाने सरकार के तेल कंट्रोल की कर रही है, यानी क्या ये सरकार ने तय की है अभी जो डिब्बे का भाव है? मैडम देखिए जो जो भाव आता है जो जो उसमें डिमांड और सप्लाई का भी रोल रहता है। तो जब हमारे वहां पे प्रोडक्शन वो होता है या हम आयात करते हैं किसी चीज को किसी और कंट्री से तो उसके ऊपर वहां से भी उसका भाव बढ़ के आता है। और दूसरी बात होता है जो जो उसका यहाँ पे प्रोडक्शन जो चीज में होता है जहाँ तेल की और उसकी बात कपास के तेल हो या तिल तो मूंगफली का तेल हो तो उसमें भी प्रोडक्शन के हिसाब से भी होता है कि हमारे पास यहाँ पे कितना प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन से हिसाब से उसको वहां पे जाता है तो डिमांड और सप्लाई जी, दोनों वहां पे पर देखा जाता है। रिकॉर्ड और ब्रेक अगर वो कुछ इम्पोर्ट नहीं होके नहीं, आता है आप जब अगर वो मूंगफली की बात कर रहे हो, इम्पोर्ट आप मूंगफली की बात कर रहे हो तो कुछ रिकॉर्ड ब्रेक खरीदी की गई है और ये कृषि कानून के रिलेटेड भी कुछ बड़ा बड़ा आर्टिकल आया था। सरकार भी बोल रही थी कि नहीं, इतना उत्पादन बढ़ा है तो फिर भाव कैसे बढ़ गए? उत्पादन बढ़ा और भाव बढ़ गए, ये कुछ समझ में नहीं आया। ये तो देखिए इकोनॉमी का मैडम, जो प्रिंसिपल है उसके किसान अपोजिट के हो पास गया। से किसान के पास से वो जो प्राइस होता है वो फिर उसमें सरकार ने उसको खरीदी की है। जहां तक वो प्राइवेट सेक्टर से आता है बन के जो भी वो तेल होता है कि उसके भाव भी रेगुलेट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे ही आता है तो जो लेस प्रोडक्शन होता है तो देखिए वहाँ हमारे यहाँ पे जो तेल का इंपोर्ट हुआ था वो इंपोर्ट ब्राजील ऑस्ट्रेलिया उसके उसके ऊपर से हुआ था। तो वहां भी उसका इंपोर्ट जो जो हुआ था उसका भी प्रोडक्शन वहां पे भी कम था तो वो हिसाब से प्राइस हाइक होके आया था। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। क्या बात है। एक बात होती है रिकॉर्ड ब्रेक खाने के उत्पादन की, तेल और की फिर मैं बात करूं, सिंगतेल की, बात होती है मैडम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। ठीक है, मैं आपकी ओर भी आऊंगी। जगदीश जी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर मुद्दा है आज का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, क्या लगता है आपको? कैपिटलिज्म। जलपा जी, मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो मेरे भाजपा के मित्र बोल रहे थे
के प्राइस सरकार नक्की करती है, तो किसानों की प्राइस कब सरकार नक्की करेगी? किसानों को कब अपनी प्राइस नक्की करने का टाइम आएगा? क्योंकि किसान के पास से जब कुछ भी खरीदना होता है तो वहाँ पे दाम बहुत कम मिलते हैं। मैं जानकारी मेरी जहाँ तक है, मैं मोदी साहब को सुन रहा था, तो मोदी साहब आज से समझो कि 10 साल पहले ऐसा बोल रहे थे कि कपास का भाव और ये जो मूंगफली का भाव है 1100 रुपया, ये मेरे किसान भाइयों को नहीं पोसाता है। आज की तारीख में भी टेका का भाव आप देख लीजिए, क्या भाव से किसानों का मूंगफली खरीदी जा रही है। आज 10 साल के बाद भी अगर ये भाव से मूंगफली खरीदनी है तो फिर समझ लीजिए कि कितना कम भाव में खरीद रहे हैं। और 10 साल के बाद आप मूंगफली के तेल का जो डब्बा है उसका भाव मिला लीजिए और किसानों को जो भाव दिया जा रहा है वो मिला लीजिए। तो महंगाई बढ़ी है, पर किसानों को क्यों उसमें से नहीं मिल रहा है? मेरा सवाल यही है कि किसानों को कब मिलेगा? हमको भाव बढ़ रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम है, और किसानों को नहीं मिल रहा है उससे 2 गुना प्रॉब्लम है। जी जी पारस जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें ये भी कारणभूत है। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि वो एक जो भी ये बात इसके संलग्न है कि जो दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर पिछले 6 महीनों से जो खेडूत आंदोलन हो रहा है, वहां पे लोग अब फास्टिंग कर रहे, उपवास पे बैठे हैं। वहाँ वो खेडूत जैसे जो लोग हैं वो जैसे आतंकवादी हो, इस तरह से गवर्नमेंट उनके साथ बिहेवियर कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है। और जैसे मूडीवादी हो, पूंजीवादी हो, वो एक फोन करते हैं तो हमारे जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है उनको टाइम मिल जाता है उनको बात करने का, जी उनको बुला जी के मीटिंग कर सकते हैं। जी लेकिन जी जो जी फार्मर्स है जी उनके जी साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं। जी और जी सावन दूसरी जी, बात इस यह बात है पर मैं कि आपकी ओर आना चाहूंगी। सावन जी, यहाँ पर जब पूंजीपति की बात चली है तो ये भारत का जो पूंजीवाद है वो एक मायने में अनोखा क्यों नजर आता है? क्योंकि हम जो किसी देश में नजर नहीं आता। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ की एक कंपनी 10 कारोबार में है, जो कि फायदा अर्थव्यवस्था को ओवरऑल नहीं होना है, क्योंकि अगर फायदा होता तो हम दूसरे देशों से कई आगे होते, हम नंबर 1 होते। जेफ बेजोस की बात कर लो तो उनकी कंपनी अमेजोन है और उनका कारोबार ई कॉमर्स का ही है, यानी कि सेम इंडस्ट्री अगर हम देख ले तो। अगर हम स्टीव बोज की बात करें तो उनकी भी जो कंपनी है वो है एप्पल, और उनका जो उद्योग है, कारोबार है, वो भी मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सबसे है। हम मार्क जुकरबर्ग की बात करें जिसने फेसबुक बनाया था, अगर हम उसकी बात करें तो उसका भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। अगर हम भारत की बात कर ले तो अब एक कारोबार यहाँ से मतलब उल्टा है दूसरी जगह से, कि एक जो कारोबारी है, पूंजीपति है, वो पेट्रोलियम सेक्टर में है, वो संचार के सेक्टर में है, वो खुदरा कारोबार में है, वो न्यूज चैनल में है, वो अनाज खरीदने के काम में है, डिफेंस में है। जी देखिए मैडम, शायद आपको पता नहीं कि मैं बता रहा हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया से भी एक कैंपेन चलाया हुआ है। तो मेक इट इंडिया कैंपेन के तहत छोटे छोटे व्यापारी और जो भी कारोबार करना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज अवेल किए जाते हैं। उनको जो लोन चाहिए, उनको जो डायरेक्शन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, वो भी सरकार की तरफ से मिलता है। तो जो जो व्यक्ति, कोई भी अगर हमारे देश का नागरिक कोई भी कारोबार करना चाहे तो इट इज ओपन, एंड नाउ गवर्नमेंट इज नहीं, फैसिलिटेटिंग देम। ओपन नॉट ओपन का सवाल ही नहीं होता है। इसमें से कई क्या हो गया? उद्योगपति तो ऐसे भी है जिनको हवाई अड्डा भी मिला है, रेलवे स्टेशन के लिए भी काम चल रहा है। यानी कुछ चीजें तो सरकार के पास भी होनी चाहिए ना। मुद्दा ये है सरकार के पास जो होना चाहिए वो मतलब सब वहां कुछ पर है मैडम। जो सरकार के विकसित पास जो देश है होना चाहिए वहां वो पर सब ऐसा कुछ क्यों है। नहीं सरकार उसको रेगुलेट मतलब भी कर रही है, देखने को अच्छी तरह मिलता से है। चला भी रही है। दूसरी जी, बात पर रही हम किसी नहीं नहीं, उद्योग, अगर इस हिसाब से अगर 10 कारोबार करके मतलब ओपन टू ऑल ठीक है बात, लेकिन इसका फायदा कुछ लोगों को ही क्यों जाता है? तो क्यों 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 कुछ लोगों को? ओपन फॉर ऑल मींस ओपन फॉर ऑल। ओपन कोई टू भी ऑल अपना कहाँ? अमीर अमीर बनता जा कोई रहा भी है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। कोई आप भी आज लोन ले, मेक इन मतलब इंडिया में विजय छोटा माल्या को कारोबारी इतनी कोई भी सारी लोन जाता है, मिल गई थी, अपना जो कुछ भाग भी गए, चलाना चाहता है तो वो चला सकता किस है। आम आदमी को लोन मिली? अरे 1 लाख रुपए की भी लोन किसको मिली? अगर हम गुजरात की ही बात कर ले तो मैडम ये जो बड़े बड़े पूंजीपति मैडम, आप जनरल कितने रुपए की परसेप्शन में लोन मत लेके ऐसी भाग बात गए? मत कीजिए जो डाइजेस्ट ना हो। जो डाइजेस्ट अरे क्या हो वो ऐसी डाइजेस्ट बात ना करिए हो? क्या जो डाइजेस्ट जो नहीं होगा? आपको विजय माल्या जिस दिख रहा है? आपको वो कोरोना काल में 1 लाख रुपए की लोन जो लोगों को नहीं मिल रही थी, आप बोल रहे ओपन टू ऑल, सबके लिए रूल सेम है, ये है, पूंजीपतियों को लोन मिल जाती है आसानी से, वो करके भाग भी जाते हैं। यहाँ पर लोगों को तो कुछ नहीं मिलता।
मैडम नियम के हिसाब से किसी को भी लोन चाहिए तो या बैंक या जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास जाते हैं और लोग लोन लेते हैं। आप ऐसी बात करिए कि यहाँ पे गुजरात में किसी को लोन ही नहीं मिल रही है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना, किसको डाइजेस्ट होगा वो बात। यानी आपके लिए आप मतलब मैं सबके लिए नियम सही है, आपका कहने का मतलब ये है। क्या मैं जी करेक्शन करना जी, चाहूंगा पारस जी मैडम। कुछ बोलना Sorry, चाहते हैं। repeat. जी पारस जी। करेक्शन करना चाहूंगा कि सरकार ने लास्ट टाइम कोरोना में ऐसे जाहिरात कर दी कि सभी कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर जो छोटे छोटे जो है, जो जैसे वो लारी गल्ले वाले हैं या छोटे जो उद्योगपति है, उनको 1 लाख रुपए तक की कोई भी जी गारंटी के जी बगैर लोन जी मिलेगी। जी जी लेकिन जब जी वो आदमी वहां पे जी बैंक में गया तो जी उनको बोला गया कि भाई सरकार ने निर्णय लिया है, हम कोऑपरेटिव बैंक के डिसीजन हम लेंगे कि किसको लोन देनी है नहीं देनी है, और हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है लोन देने का। उसके बाद में उन्होंने 2 गारंटर मांगे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आपका खुद का मकान है तो उसका प्रूफ लाओ, ये प्रूफ लाओ, वो प्रूफ लाओ। और उसके बाद में भी कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजरों ने बोला कि अगर आपको 1 लाख रुपए की जो लोन चाहिए तो 10,000 रुपए आपको चार्जेस ये कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। कई कोऑपरेटिव बैंकों ने बोला कि हम ये सिचुएशन में अभी कोरोना काल में नहीं है कि आपको कोई भी तरह की लोन दे सके। तो ये गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ वाहवाही कर मैडम आवाज कर। जी, शायद पारस जी को हम किसी तकनीकी खामी की वजह से सुन नहीं पा रहे। जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आपका क्या मानना है, अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल के बाद ये जो कैपिटलिज्म है वो धुलेगा या फिर घुलेगा? क्योंकि कोरोना काल जलपा जी में सबको अपने पता चल गया है कि पैसे की मतलब कीमत क्या है, अहमियत क्या है। यानी जीवन जरूरी जो चीजें हैं उसके अलावा अब लोग खर्च करने से भी कतरा रहे हैं। जलपा जी पिछले 1 डेढ़ साल पहले की अपने बात देख ले तो सब कुछ बंद था। तो हमारी और आपकी सबकी आवक एक बाजू बंद थी, कहीं अपने पास में कहीं कुछ आ नहीं रहा था। पर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लीजिए, सब कुछ बंद हुआ होते हुए भी उनकी मूडी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर से उनका जो मूडी है उसमें बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और आप पिछली बार अब आप अभी अभी ये सर्वेक्षण हुआ उसमें देख लीजिए, गौतम अदानी अभी मुकेश अंबानी जी के दूसरे नंबर पे आ गए। तो ये देख लीजिए कि आप 15-20 साल में गौतम अदानी जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे कुछ उद्योगपति है जो उनको फायदा ही फायदा हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि छोटे आदमी का भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे 1 लाख रुपए की बात थी तो 1 लाख रुपए का लोन मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी में, मेरे रिलेटिव में किसी को भी नहीं मिला है। और मेरे हिसाब से तो ये एक जात का लॉलीपॉप ही था। जिस तरह से 20,000 करोड़ की बात करी गई थी वो भी नहीं मिला है। 20 लाख करोड़ जो भी बात हुई थी वो 1 रुपया भी अभी तक आपको नहीं मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये खाली जुमले ही होते हैं, वो सब देने की बात अलग होती है और करने की बात अलग ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ना कहीं आदमियों के साथ खेल रही है और उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है। यहाँ पे छोटा आदमी अभी समझो कि खाने पीने की भी वादे है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट है ना खाली खाली वायदे करके निकल जाती है। जी सावंत जी, आपकी और आना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात है तो ठीक है, कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में और वहां पर हो तो ठीक है, लेकिन जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं या सेवाएं हैं वो तो सरकार के हस्तक ही होनी चाहिए। यानी कि उसमें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ही होनी चाहिए। मैडम देखिए, जो जरूरियाती चीज है बुनियादी, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, तो आप देख लीजिए सिविल हॉस्पिटल हमारी कितनी बड़ी है, और उस सिविल हॉस्पिटल में हजारों पेशेंट ने यहाँ पे ट्रीटमेंट ली है। उसके अलावा हमारी एसपीपी जो हॉस्पिटल थी, एसपीपी हॉस्पिटल को फुल्ली कोविड में कितनी कितनी अच्छी तरीके से उसको सर्विस मिली जो भी पेशेंट थे। उसके उसके अलावा हमारे अहमदाबाद और आप गुजरात में कहीं भी देख लीजिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छी से अच्छी तरीके से सबको पर ट्रीटमेंट आप तो मिली। थोड़ी और देर पहले बोल रहे थे कि प्राइवेट नहीं होता तो क्या होता? अरे मैडम, प्राइवेट नहीं होता तो क्या होता? मतलब गवर्नमेंट का काम कर रही है, गवर्नमेंट के पास उसके हॉस्पिटल्स है। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना चाहता है, यानी ट्रीटमेंट लेना गवर्नमेंट चाहता है, वो गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट काम पे करती है, जाए। बाकी का प्राइवेट संभाल ले। बाकी का प्राइवेट नहीं संभाले, प्राइवेट अपना खुद का संभाले। गवर्नमेंट के जी पास गवर्नमेंट का कोटा है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से वहां पे पूरी जो वेंटिलेटर सहूलत दी दिए चली ही तो जाए वो प्राइवेट को चलती है। संभालने के अगर लिए। प्राइवेट आप तो ऐसा बोले कि सारे प्राइवेट डॉक्टर ताला लगा दे हॉस्पिटल में और चले जाए, ऐसा हो सकता है कभी?
पर मैं पूरे ऐसा विश्व कहाँ में बोल ऐसा रही हूँ, कहीं पर देखा है? सामने आपकी फैसिलिटी देखो ना, आप बात वेंटिलेटर कर रहे हो की सेवा प्राइवेट की की, गई है। मुद्दा मैडम कहाँ गवर्नमेंट की वही है। मैं फैसिलिटी कहाँ आप बोल रही हूँ कि एसपीपी सबको भगा दो, हॉस्पिटल मैं कहाँ एक बोल रही हूँ दफा आप सारे एसपीपी पूंजीपतियों को ताला हॉस्पिटल, एक लगा दो दफा उनकी फैक्ट्री को। मैडम मैं यहाँ पर एक बोल रही दफा हूँ कि एसपीपी सरकार के हॉस्पिटल का हाथ में विजिट करके कुछ देख ना कुछ लीजिए। होल्ड एक दफा होना ही एसपीपी चाहिए। हॉस्पिटल से जो भी निजीकरण पेशेंट को ट्रीटमेंट इतना भी लेके बाहर बढ़ावा निकले, नहीं दिया उनसे जाता, बात करके पूंजीवादी को देखिए, इतना उनसे बढ़ावा पूछिए। नहीं दिया देता। आप बढ़ावा शिक्षा नहीं की देते अगर कोई। बात करो तो आप उनको प्राइवेट स्कूलों बात की करें, स्थिति आप देखो, उनको, सरकारी आप स्कूलों एक की बार स्थिति एसपीपी देखो। हॉस्पिटल, आप एक बार एसपीपी आप हॉस्पिटल, अरे आप क्या एक बार सिविल हॉस्पिटल जहाँ हॉस्पिटल, पर आप एक भी आपको बता गवर्नमेंट रही हूँ हॉस्पिटल वहां से पर जो भी आम पेशेंट्स लोगों बाहर को निकले, उनको एडमिशन नहीं पूछिए कि मिल रहा गवर्नमेंट ने था। किस आप तरह से एसवीपी की ट्रीटमेंट दिया है। बात कर रहे हो, वहां पर वो वेरी वीआईपी की हॉस्पिटल है। कई कॉल रिकॉर्डिंग और कई वीडियो सामने आ चुके हैं। वहां पर बोलते थे जयंती रवि मैडम को फोन कराओ तो आपको एडमिट करेंगे। आप एसवीपी की बात ना करो तो अच्छा है, क्योंकि कोरोना काल का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि कुछ व्यवस्था और कुछ होल्ड सरकार को रखना होगा। मैं हॉस्पिटल का नाम पूंजीवादी गवर्नमेंट है, अच्छा इसके है हिसाब से कुछ दे हद रहा हूँ। तक, अच्छा है पर कुछ हद तक, पर हावी नहीं होना चाहिए। मैडम मैं पहले मैं जब मैंने डिबेट स्टार्ट हुई तभी मैंने बोला था कि जो भी चीज हो रही है, कैपिटल जो भी इंडस्ट्रीज है कि सर्विस सेक्टर है, जो भी है, वो रूल्स रेगुलेशन और नीति नियम के हिसाब से होना चाहिए। मैं ये स्पष्ट पहले भी कहता था, आज अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनको खुली छूट दी जाए। जी, तो पारस जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस जी, आपका क्या कहना है? अंतिम सवाल मेरा यही है कि ये जो कैपिटलिज्म की बात हो रही है, तो ये कैपिटलिज्म जो है कोरोना काल के बाद धुलेगा या फिर घुलेगा, यानी ये कि कम कोरोना होगा के या बढ़ेगा? जी मैडम, कोरोना काल के बाद में जो पूंजीवादी जो है वो और एग्रेसिव होने के लिए तैयार है। जिसके हाथों में पैसा है वो लोग ये जो कोरोना काल के अंदर उसके बाद भी गरीब और मध्यम वर्ग के पास में से जो पैसा है वो अपने और करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे। वो हमने देखा हुआ है, लोगों की मजबूरी का लाभ उठाएंगे और उनके पास से पैसा अपने पास लेने के लिए, क्योंकि अब लोग मजबूर है, उनको जो है वो लोगों को नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, जो कोरोना काल के अंदर खत्म हो गया है। तो जो वेतन पहले फॉर एग्जांपल एक दिन में 500 रुपए मिल रहा था, वो जो आज भी मजदूर जो है वो 200 रुपए के अंदर भी काम करने के लिए तैयार हो गया है। तो इसके हिसाब से पूंजीवादी इसका लाभ उठा रहे हैं और एक मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को जो है वो मजबूर कर रहे हैं उनके प्राइस के अंदर काम करने के लिए। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनी है, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रख के उनको सत्ता में बिठाया हुआ है, तो लोग एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम हमारा ध्यान सरकार रखेगी, जो उसके अंदर टोटली विफल गई ये सरकार। तो हमारी चलो एक राजकारण से परे ये कोरोना काल के बाद में मेरी एक अपील है उनको कि जो भी गरीब और मध्यम वर्ग लोगों है उस वो बेनिफिट नहीं उठा पाए और गवर्नमेंट हो सके उतना उनका कंट्रोल जो है ये जो इंडस्ट्रीज का और पूरे देश के जो जरूरी उद्योग है उनकी जो कंट्रोल है उनके हाथ में रखे, ऐसी मेरी अपील है। जी, सावंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या कैपिटलिज्म की हम बात कर रहे हैं तो जो हद से वो बढ़ा जा रहा है उससे क्या गरीबी बढ़ी है और असमानता भी बढ़ी है, यानी कि ये जो गैप होता है अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, उसकी जो रेखा है वो काफी हद तक बढ़ी हुई है? देखिए मैडम, मैं फिर से दोहराता हूँ कि कैपिटलिज्म में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी जो पूंजीपति है, वो अपना पूंजी लगाता है, वो इन्वेस्ट करता है देश के अंदर इन्वेस्ट करके वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री चलाता है, जो भी चलाता है, उससे रोजगार तो उसका सबसे पहला प्राथमिक उद्देश्य होता है वो रोजगार होता है। वो रोजगार वहां से प्राप्त होता है। आप देखिए छोटे डिस्ट्रिक्ट या तालुका लेवल पे जाइए तो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है। सब कैपिटलिज्म का मतलब ये नहीं होगा जो टॉप 10 है उसको ही देखे। छोटा छोटा जो भी होता है वो लोग भी अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज लगाते हैं, वहां पे रोजगार मिलता है, वहां पे खुशहाली आती है। तो उसका बैलेंस करके चलना है और जो भी होता है उसको रेगुलेट रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करना होता है। जी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी आपका कहने का मतलब वही है।
जगदीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, क्या लगता है आपको ये जो कैपिटलिज्म है उसका जो प्रमाण जो है वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि गरीब ज्यादा गरीब बन रहे हैं और असमानता जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। इससे क्या नुकसान रहेगा और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान ही है अगर हम ओवरऑल देश की बात करें तो भी? जलपा जी, इसमें तो आपने बता दिया कि भाई जो अमीर आदमी है और अमीर अमीर हो रहा है और गरीब आदमी एकदम गरीब हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो पूंजीवादी है वो तो अपनी पूंजी लगा के कहीं ना कहीं मिली भगत करके भी कहीं ना कहीं अपने धंधे में रिस्क लेके भी कमा के वो अपनी पूंजी बढ़ा रहा है। और जब यहाँ गरीब की बात है तो गरीब को कोरोना काल में बहुत परेशानी हुई है और वो अपनी कमाने की आवक जो थी वो उसमें कम हुई है, और उसके बाद उनको कोई समझो कि सरकार के द्वारा जो सुविधा मिलने वाली थी उससे भी वो वंचित हो रहा है। और कई छोटे व्यापारी की बात थी तो उनको आशा थी कि भाई चलो 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा तो हम उससे अपना धंधा बढ़ाएंगे और अपने धंधे में उतना पैसा लगेगा तो अपना धंधा और बढ़ जाएगा। पर अभी छोटे व्यापारी की बहुत सारी आशाएं गवर्नमेंट से है, मगर गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है कि सरकार जो है वो छोटे आदमी को मदद करने के बजाय बड़े बड़े पूंजीपतियों को ज्यादा मदद कर रही है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। क्योंकि देखिए अभी हमारे एयरपोर्ट का जो शासन था वो एकदम बराबर चल रहा था, तो उसको प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत थी? तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे एक तो एग्जाम्पल है खाली, बाकी आप देश के अंदर बहुत सारी चीजें बिक गई है और बहुत सारी संस्थाएं बिक गई है, तो उसके कारण जो उसके वर्कर थे उनके अंदर जो काम करने वाले थे वो सभी समझो कि उनको एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया गया है। और गवर्नमेंट अगर चलाती तो उसमें उसमें भी नफा हो रहा था। अभी ये प्राइवेट वाले कोई पागल तो है नहीं कि जहाँ नफा नहीं हो रहा वही इंडस्ट्री खरीद लेंगे। तो ये एक बाजू यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेलियर भी दिखा रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कैपिटलिज्म है, अगर दूसरा सवाल यही आएगा कि सुरक्षा भी क्या इससे घटी है और स्वतंत्रता भी घटी है लोगों की? जी जगदीश जी। जी जलपा जी, सुरक्षा और स्वतंत्रता तो समझो कि अभी बहुत कम ही हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने का एक सिंबल ठोक दिया गया है कि भाई आप अपनी अपनी आप जो भी आपकी परेशानी हो आप अपने आप सोल्व करो, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ कहीं ना कहीं किसी को मदद ही नहीं कर रही है। आपने कोरोना काल के अंदर देख लिया कि कैसे कैसे तगलकी निर्णय लिए जा रहे थे। 108 के अंदर आओगे तो भी अपने को दाखिल करेंगे, तो ऐसे ऐसे निर्णय को रोकने की जरूरत थी तो गवर्नमेंट उसको भी नहीं रोकी है। तो ये सब तंत्र के साथ मिलकर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट तो तंत्र और दोनों में कोई मेल मिलाप ही नहीं है। तंत्र ये क्या कर रहा है वो गवर्नमेंट की जवाबदारी होती है, गवर्नमेंट को तंत्र के ऊपर कंट्रोल रखना पड़े कि भाई ऐसे निर्णय आया है तो उसको कैंसिल करवाना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए कि 108 के हिसाब से कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग मरने के कगार पे आ गए और ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी हुई तो गवर्नमेंट उसमें भी फेल हुई। तो ये सब निर्णय लेने में गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं चूक करी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर मैं सीधा आरोप लगाऊंगा कि वो फेल हुई है। जी, आप सभी इस चर्चा में जुड़े इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज के हमारा दंगल देश का मुद्दा था कि कैपिटलिज्म जो है वो धुलेगा या फिर खुलेगा, यानी कि वो कम होगा या फिर बढ़ जाएगा। अब कोरोना काल में देखें तो लोगों को पैसे की जो अहमियत है वो समझ में आ गई है। हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ों पर फोकस रखें या उसे ही खरीदें। यानी कहीं ना कहीं लग्जूरियस प्रोडक्ट्स की हम बात कर ले या फिर जिस चीज़ के बगैर हम चला सकते हैं वो हम नहीं खरीदें। दूसरा ये भी कारण है, अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो हमारी जो विकासशील देश है भारत का, उसमें जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब वो धीरे धीरे जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रही है और कहीं ना कहीं उसी की ही जो गंभीर जो असर है वो लोगों पर पड़ रही है। हम महंगाई की बात करें कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही, या फिर और कई मुद्दों की हम बात कर ले तो वो घूम फिर के आ जाते हैं पूंजीवादी पर ही। आपने सुना ही होगा। और फिर ये भी होता है, कई बार हमें ये भी सुनने मिलता है कि देश कौन चला रहा है। यानी जब तक अर्थव्यवस्था की बात है तब तक सरकार को अब इस बारे में सोचना ही होगा कहाँ पर हम पीछे रह गए। अगर कोरोना काल की बात करें तो अर्थव्यवस्था को जो काफ़ी नुकसान गया है, तो आगे क्या विकल्प क्या होगा।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पर एश्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो वहां पर गवर्नमेंट का होल होता है, यानी कि लोगों का भरोसा भी रहता है, उनको श्योरिटी भी मिलती है। यानी अभी अगर हम बात करें कि लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते, पहले भले ही पूंजीवादी के लिए बोला जाता था मोर रिस्क मोर प्रॉफिट वगैरह वगैरह, लेकिन अब कोरोना काल के बाद ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि कुछ जो चीज़ है उसका होल्ड सरकार के हाथ में रहे, और हमारी जो इकोनॉमी है उस जो चल रही है मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसे वैसे ही रखा जाए। ये ना देखा जाए कि पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था उसके कितने फायदे हैं, बल्कि ये देखा जाए कि उसके नुकसान भी कितने हैं और लॉन्ग टर्म में उसका क्या असर देश पर पड़ने वाला है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।